नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के नए वीडियो में। इस वीडियो में अपन अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास 7th की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 राज्य शासन कैसे चलाता है ये पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अपन है ना भारत में जो शासन व्यवस्था है ना उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे और फिर राज्य शासन व्यवस्था के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें समझने की ज़रूरत है तो पूरा ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। इसकी बेहतर समझ आपको आगे वाले चैप्टर में भी काम में आएगी। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि भारत में जो सरकार चलती है वो किस प्रकार चलती है। सबसे पहले अपन इंडिया का मैप बना लेते हैं। ये अपना क्या है, प्यारा भारत देश। तो ये अपना प्यारा भारत देश। अब भारत इतना बड़ा है तो इस पूरे देश पर शासन लोगों के हाथ में तो नहीं छोड़ सकते कि जिस तरीके से लोगों को रहना है वो रह ले। इसीलिए एक पूरे तंत्र को स्थापित करने के लिए सरकार बनाई जाती है जो पूरे देश के अंदर शासन चलाती है। जो सरकार यहाँ पर मतलब दिल्ली में बैठकर पूरे देश का शासन चलाती है ना उसको बोलते हैं केंद्र सरकार। क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार। ये भारत में सेंट्रल में बैठकर पूरे देश का शासन चलाती है और ये उन मुद्दों को देखती है जो पूरे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो समग्र रूप से देश के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। भारत ने शासन की संघीय व्यवस्था अपनाई है। संघीय व्यवस्था का मतलब है कि जो शक्तियाँ है ना, शासन की शक्तियाँ, जैसे कि कानून कौन बनाएगा, कानून कौन लागू करेगा, वो सारी शक्तियाँ सिर्फ केंद्र को नहीं दी है। आपको फिर से समझना है कि भारत में जो व्यवस्था है वो संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब है कि 1950 में भारत का संविधान बन के आया। अब संविधान ने जो शासन चलाने की जो सारी शक्तियाँ हैं ना वो सिर्फ केंद्र को नहीं दी। मतलब कि जो केंद्र सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार वर्तमान में, तो नरेंद्र मोदी की सरकार को ही पूरी शक्तियाँ नहीं दे दी कि तुम पूरे देश का शासन अकेले चलाओ। ये तो क्या हो, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हुई कि किसी एक तंत्र के हाथ में ये सारी शक्तियाँ दे दे। संघीय शासन व्यवस्था में ये होता है कि जो सेंट्रल होता है वो देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जैसे कि मुद्रा से संबंधित है, विदेशी मामलों से संबंधित है, सुरक्षा का मुद्दा है या फिर सेना आदि का मुद्दा है, तो वो केंद्र सरकार देखती है। अब इतने बड़े देश में शासन सिर्फ एक सरकार के माध्यम से चलाया जाए तो शासन व्यवस्था न तो बेहतर होगी न आवश्यकता के अनुरूप होगी, क्योंकि देश में इस क्षेत्र को क्या आवश्यकता है और इस क्षेत्र को आवश्यकता क्या है वो ऑब्वियसली बहुत वास्ट एरिया है तो डिफरेंट होगी। तो इसीलिए भारत ने संघीय शासन व्यवस्था अपनाई, जिसके अंतर्गत एक तो होगी केंद्र सरकार, ठीक है, और पूरे देश को राज्यों के अंदर बांटा। ये राज्य है, विभिन्न राज्य, और राज्य के स्तर पर मतलब कि जैसे ये राज्य है, ये अपना गुजरात राज्य है, तो गुजरात में एक राज्य सरकार होगी जो इस क्षेत्र का, जो गुजरात राज्य है ना उस क्षेत्र का शासन देगी। आपको समझना है कि एक तो पूरे देश का शासन चलाने के लिए होगी केंद्र सरकार, जो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून बनाएगी जो पूरे देश के लिए आवश्यक है और पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण, जैसे कि विदेशी मामले हैं, मुद्रा से संबंधित है, देश की सुरक्षा से संबंधित है, ये मामले केंद्र सरकार देखती है। ठीक है, अब पूरे देश का एक तंत्र के माध्यम से शासन चलाना संभव नहीं है और न उनके विकास कार्यों के लिए अनुरूप ही है। इसीलिए भारत के संविधान ने संघीय शासन व्यवस्था की जिसमें केंद्र और राज्य सरकार पूरे देश को कुछ राज्यों में बांटा गया है। जैसे कि भारत में 28 राज्य है तो पूरे देश को 28 राज्यों में बांटा गया है और राज्य स्तर पर राज्य सरकारें, जैसे कि ये गुजरात है तो गुजरात में गुजरात की राज्य सरकार शासन चलाएगी। आई होप समझ में आया। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। अब जो राज्य सरकार है ना वो अपनी शक्तियों के लिए, जो शासन चलाने के लिए शक्तियाँ मिलती है वो केंद्र सरकार से नहीं लेगी,
बल्कि भारतीय संविधान ने राज्य को ये शक्तियाँ दी है कि तुम इस तरीके से शासन चलाओ। इसका मतलब हुआ कि भारत संघीय शासन व्यवस्था पे चलता है, जिसमें राज्य सरकारें अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करती है, न कि कोई सुप्रीम अथॉरिटी से प्राप्त कर रही है या फिर केंद्र सरकार से प्राप्त कर रही है कि तुम ये शक्तियों का पालन करो। संविधान ने स्वयं राज्य सरकारों को ये शक्तियाँ दी है कि तुम शासन का संभालो। ठीक है, तो ये हुआ केंद्र सरकार और राज्य सरकार वाला मुद्दा। मतलब भारत में दो स्तरीय सरकार है, एक तो केंद्रीय सरकार और एक राज्य सरकार। हाँ, तीसरा स्तर भी है जिसको ग्रामीण स्तर, मतलब ग्राम पंचायत और नगर पालिका वाला स्तर भी है, जिसकी व्यवस्था 23वें संविधान 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इंक्लूड किया गया है। लेकिन अभी अपन संघीय व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों के बारे में बात कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो समझ में आ गई। अब समझेंगे कि राज्य सरकारें शासन कैसे चलाती है। अब जो व्यवस्था केंद्र में चलती है, केंद्र में क्या चलती है कि ये अपना भारत देश है। ठीक है, ये भारत देश है। अब भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो केंद्रीय सरकार है, वो कानून बनाने, कहाँ पर कानून बनते हैं भारत में? भारत की संसद कानून बनाती है। अब उस संसद में जो लोग बैठते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है। ये भारत की जैसे संसद है। ठीक है, संसद में विभिन्न क्षेत्रों के, ये पूरा देश है ना, पूरे देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है और उन क्षेत्र से लोग चुनकर अपनी संसद में बैठते हैं और वो संसद कानून बनाने का कार्य करती है। उसी प्रकार जिस प्रकार संसद पूरे देश को विभिन्न भागों में बांटकर संसद का निर्माण होता है, तो जो राज्य सरकार के जो सरकार के अंग होते हैं, तो उसमें ना 3 पॉइंट होते हैं। एक तो विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। ठीक है, अब जो विधायिका है ना, तो जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि ये गुजरात राज्य है, ये अपना इधर वाला गुजरात राज्य। ठीक है, तो गुजरात जो राज्य है ना, उसको विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाएगा, विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाएगा। ठीक है, ये गुजरात राज्य है, गुजरात को विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाएगा और इस क्षेत्र का प्रतिनिधि चुना जाएगा वहाँ की जनता के द्वारा। जैसे कि ये यहाँ का ये क्षेत्र है, यहाँ का जो प्रतिनिधि होगा तो यहाँ की जनता के द्वारा चुना जाएगा और वो प्रतिनिधि गुजरात विधानसभा के अंदर बैठेगा, गुजरात विधानसभा के अंदर बैठेगा। तो वो क्या हुई? गुजरात की विधायिका हुई, जो कानून बनाने का कार्य करती है राज्य सूची के अंदर। भारत में कानून बनाने के लिए 3 सूचियाँ, एक तो होती है संघ सूची, जिस पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, एक होती है राज्य सूची, जिस पर कानून राज्य सरकारें बना सकती है। तो राज्य सूची से संबंधित जो भी कानून होंगे वो गुजरात सरकार बना सकती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि विधायिका का गठन कैसे होता है। कोई भी राज्य, जैसे राजस्थान ले लो, तो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों को, जो राजस्थान है उसको विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाएगा। उनसे चुने हुए प्रतिनिधि राजस्थान की विधानसभा में आएंगे और वो विधानसभा के जो सदस्य, चुने गए सदस्य है, वो कानून बनाने का काम करता है। तो ऐसे बनती है विधायिका। और विधायिका के जो सदस्य है ना, उसको बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो संसद होती है ना, जो केंद्र में होती है, संसद के जो सदस्य होते हैं ना, उसको बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और विधायिका के सदस्यों को बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आई होप समझ में आ गया हो। अब जो विधायिका होती है, विधायिका राज्य से संबंधित कानून बनाने का काम करती है। तो ये कानून बनाने के साथ साथ जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बहस करती है। ये राज्य में बहस का सबसे बड़ा क्षेत्र होता है कि जहाँ पर बहस होगी। ठीक है, वहाँ पर राज्य जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जाता है। जो सरकार, अब है ना, ऐसा सिस्टम होता है कि ये चुनी गई विधायिका होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सरकार किससे संबंधित होती है, कैसे होती है। अब ये चुने गए सदस्य से विधायिका बनी। अब विधायिका में जो प्रतिनिधि होते हैं ना, विधायिका में विभिन्न प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो ये प्रतिनिधि विभिन्न दलों से संबंधित होते हैं। क्या? भारत में बहुत सारे दल है, जैसे कि आपने सुना होगा बीजेपी है, कांग्रेस है, जनता दल है
भारतीय समाजवादी पार्टी, ऐसे बहुत सारे दल हैं। तो ये जो विधायक चुने जाते हैं ना, वो विभिन्न दलों से चुने जाते हैं। तो जिस दल का सदन में बहुमत होता है वो दल सरकार बनाता है। सरकार बनाने का मतलब कि जो भी नीति निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो उनकी होती है। तो जो सरकार बनाता है और उस दल का जो नेता होता है ना, वो उस राज्य का मुख्यमंत्री चुना जाता है। तो विधायिका का मतलब समझ में आया। और इस दल में जो सबसे बड़ा दल होगा ना इस विधायिका में, वो सरकार बनाएगा। और वो सरकार जो कानून को लागू करती है, कानून बनाने का काम तो विधायिका का है, और जो कानून लागू करती है वो होती है कार्यपालिका। क्या होती है? कार्यपालिका। तो विधायिका का मतलब आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब कार्यपालिका की तरफ बढ़े तो कार्यपालिका को मैंने बता दिया कि जो दल बहुमत में होता है ना, उसके दल के जो नेता होते हैं ना, वो सरकार बनाते हैं। अब जो सरकार बनाते हैं तो सरकार, ये जैसे बीजेपी की सरकार बन गई, तो बीजेपी के उस सदन में जो सदस्य हो ना, उनमें से मंत्रियों को चुना जाएगा और उन्हीं में से उसके जो दल के नेता होंगे ना, उसमें से एक को मुख्यमंत्री चुना जाएगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को चुना जाएगा। तो ये जो बनती है ना मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से मिलकर, वो होती है कार्यपालिका। अब कार्यपालिका जो विधायिका जो कानून बनाती है ना, उसको लागू करने का काम कार्यपालिका करता है। आई होप अंडरस्टैंड। जो भी विधायिका कानून बनाती है उसको जो पटल पर रखने का जो काम करता है ना, वो करता है कार्यपालिका। जो सरकार होती है मेन, जिस दल का शासन होता है, जो दल मेजोरिटी में होता है, उसके कुछ मंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर सरकार बनाते हैं और सरकार होती है नीतियों को लागू करने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि विधायिका क्या होती है और कार्यपालिका क्या होती है। अब विधायिका और कार्यपालिका की बात होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब क्या है कि राज्य में कोई जैसे कानून का उल्लंघन होता है, राज्य से संबंधित कानूनों का उल्लंघन होता है, या फिर कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाए उसमें, राज्य का एक न्यायिक तंत्र होता है जिसको हाई कोर्ट बोला जाता है। अब भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है ना, वो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। कैसी एकीकृत न्याय व्यवस्था है? जिसमें अपन राज्य सरकार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबको अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एक कोर्ट में जो मामला गया, जैसे मैंने जिला कोर्ट में मामला लेके गई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, अब जो मामला इधर मेरे को संतुष्टि नहीं मिली तो मैं हाई कोर्ट जा रही हूँ, फिर सुप्रीम कोर्ट जा रही हूँ। तो भारत में ये एक दूसरे से जुड़े हुए, इन तीनों को अलग करके नहीं देखा जाता, इसलिए राज्य के कानूनों से संबंध अपन हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन वो एक तंत्र से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। तो न्यायपालिका न्याय करने का काम करती है, ये समझना आवश्यक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये पूरी जो न्यायपालिका की व्यवस्था है ना, वो अपन किसी और चैप्टर में समझेंगे। तो ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़े। अब विधायिका और विधानसभा के कार्य तो मैंने आपको बता दिए। अब जो विधायक होते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया। अब जो विधानसभा होती है, उधर है ना जो महत्वपूर्ण जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं ना, उन पर चर्चा होती है। जो विपक्षी दल होता है वो विधानसभा में, जो पक्ष वाला दल होता है, जो सरकार बनाता है, उससे क्वेश्चन पूछता है कि आपने पैसा कहाँ खर्च किया, आपने जो चुनाव में जो वादा किया था वो कहाँ पर निभाया, आपकी नीतियों की आलोचना करना, ये सारे कार्य विधानसभा के अंदर होते हैं। और जब नए कानून बनते हैं तो उनको लागू करने का काम जो बनी हुई सरकार, जो कार्यपालिका होती है, मुख्यमंत्री और मंत्री मिलकर उनको लागू करते हैं। तो ये है ना पूरी राज्य संरचना है जो केंद्र के स्तर पर भी उसी प्रकार की है। अब राज्य क्या कार्य करता है? राज्य का कार्य करने का सिस्टम क्या है कि भारत में ना संविधान में 12 अनुसूचियाँ दे रखी है, 12 अनुसूचियाँ दे रखी है। उसमें से जो 7वीं अनुसूची है ना, उसमें है ना जो कार्य किए जाने हैं उनको है ना 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। एक तो होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची।
जो संघ सूची होती है ना, उस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है ना, वो केंद्र सरकार का होता है। किसका होता है? केंद्र सरकार का। जो राज्य सूची होती है ना, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? राज्य सरकार का। और जो समवर्ती सूची होती है ना, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी होता है और राज्य को भी होता है। ध्यान रखना है कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी होता है और राज्य सरकार को भी होता है। पर यह भी बात ध्यान देनी होगी कि दोनों में अगर क्लैश हो जाता है कि किसी बात पर केंद्र भी कानून बना रही है और राज्य भी कानून बना रहा है और दोनों में क्लैश हो जाता है, तो क्लैश की स्थिति में केंद्र सरकार की बात को माना जाएगा, मतलब कि उसकी बात को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी राज्य सरकार की तुलना में। तो राज्य सूची से संबंधित कार्य करता है, जैसे कि स्वच्छता का, कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य, स्वास्थ्य से संबंधित जो सूची के अंदर विषय दे रखे हैं, इन सब से निपटना राज्य सरकार का कार्य होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर मैंने शॉर्ट तरीके से बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आप 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।